आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा जिससे पहले कि आप इस लेक्चर के लिए आए हैं, लेकिन इस लेक्चर में हमने कुछ चेंजेस किए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर। ऑलराइट, ये जो चेंजेस हैं ये बेसिकली किए गए हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ऑलराइट, टॉपिक आप अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैंने इंडेक्स को ऐड कर दिया। मान लीजिए ये की नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो हम कवर करेंगे। ऑलराइट, तो ये टॉपिक्स हैं उस की नेशनल इंस्टीट्यूशन के जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट, एस्टैब्लिशमेंट जुरिसडिक्शन पार्ट और फंक्शंस एंड पावर्स पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस और स्टेट फूड अथॉरिटी को, कंज्यूमर अवेयरनेस को और कंपोजिशन को। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको लिटिल बिट आइडिया लग गया होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन का जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम एक के बाद एक ही कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिसको हम FSSAI के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हालांकि हमने यहाँ पे एक नया चेंज किया है इस लेक्चर में, लेकिन जो हमारा प्रीवियस नॉर्म था वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ पहली होगी हमारी फुल फॉर्म पार्ट, सेकंड होगा हमारा एस्टैब्लिशमेंट ईयर, थर्ड होगा हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं इसको एक के बाद एक। तो बेसिकली अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, फुल फॉर्म तो इसको लिख लीजिए। हालांकि आप यहां लिख सकते हैं, इसको ये रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बोलूंगा कि मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सेकंड अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 2006। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, यदि हम बात करें इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑलराइट, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म है FSSAI, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2006 और पेरेंट मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है बेसिकली ये है आप एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है एंश्योर करने के लिए फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस को फूड इंडस्ट्री इन इंडिया में। तो हमने यहाँ पे एक और वर्ड देखा एपेक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे ABCD 4 ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि काम करती हैं फूड रेगुलेशन में या सेफ्टी में, तो इस सिनेरियो में जो A होगा वो होगा आपका FSSAI। ऑलराइट, क्योंकि ये होगा आपका टॉप मोस्ट अथॉरिटी या फिर कहें एपेक्स बॉडी। इसका मतलब हुआ कि कोई भी FSSAI के ऊपर नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा।
अगर हम आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। तो अब इसके पास अपना खुद का एक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये हुई आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि इसके पास है खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑलराइट, ताकि ये कंसोलिडेट कर पाए वेरियस फूड लॉस को, रेगुलेशंस को कंट्री में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं इसके फंक्शंस से, इसके पावर से और इसके स्ट्रक्चर से। ऑलराइट, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ह्यूमन सोसाइटी का और बहुत इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। यहाँ कोई भी नहीं है जो कि फूड के बिना सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि जो फूड है वो बेसिकली फ्यूल होता है बॉडी के लिए, फंक्शन करने के लिए। ऑलराइट, और अगर आप फ्यूल नहीं लेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और जो फ्यूल होगा वो होना चाहिए ऑप्टिमम क्वालिटी का। इसलिए जो फूड रेगुलेशंस है वो बहुत नेसेसरी हो जाती है। और जब भी हम बात करते हैं FSSAI की, तो FSSAI जो है वो है आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन, जो कि काम करता है फूड सेफ्टी के लिए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि हमें इसके बारे में चीजें पता हो, FSSAI के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एस्टैब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, FSSAI जो है वो आया था आपका अस्तित्व में 5 अगस्त 2011 को अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब आप कहेंगे 2006 जो था वो था एस्टैब्लिशमेंट ईयर, लेकिन ये 2011 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? तो आंसर ये है कि बेसिकली जो एक्ट है वो पास हुआ था 2006 में, और ये जो एक्ट था बेसिकली ये था मेन पावर सोर्स FSSAI के लिए। लेकिन जो अथॉरिटी थी FSSAI की वो स्टैब्लिश होती है 5 अगस्त 2011 को। इसीलिए 2006 जो है वो होगा आपका करेक्ट आंसर जब हम बात करते हैं एक्ट के, लेकिन 2011 होगा आपका करेक्ट आंसर जब हम बात करते हैं अथॉरिटी की। तो इन दोनों ईयर्स को याद रखिएगा और इनकी रिलेवेंस को याद रखिएगा क्वेश्चंस के बारे में। जब भी एक्ट के बारे में पूछें तो 2006, जब अथॉरिटी के बारे में पूछें तो 2011। ऑलराइट, ये ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब FSSAI जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग फूड स्टैंडर्ड्स के लिए, रेगुलेटिंग फूड सेफ्टी के लिए और प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ इन रिलेशन टू फूड कंजप्शन ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि ये है आपकी एपेक्स बॉडी इन फील्ड ऑफ फूड लॉस इंप्लीमेंटेशन के लिए और रेगुलेशन के लिए। ऑलराइट, तो ये सिर्फ फूड स्टैंडर्ड्स को ही सेटअप नहीं करता, रेगुलेट नहीं करता, बल्कि ये प्रमोट करता है पब्लिक हेल्थ को भी इन रिलेशन टू द फूड कंजप्शन, या फिर हम कहें इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड लॉस एंड रेगुलेशंस। ऑलराइट, अब बात करते हैं फंक्शन एंड पावर्स की। प्राइमरी फंक्शन है FSSAI का ले डाउन करना साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स को फॉर फूड प्रोडक्ट्स और रेगुलेट करना उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोसेसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को और उनकी सेल को टू एंश्योर सेफ एंड होलसम फूड फॉर कंज्यूमर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो बेसिकली वो है कि साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स को बनाना। जैसे मान लीजिए कि ये है फैक्ट्री जिसका नाम है XYZ और ये बना रहा है आपका फूड आइटम्स। ऑलराइट,
और अगर ये है आपकी अथॉरिटी, या फिर आप कहें ये है आपका FSSAI, ओके, तो अब जो FSSAI है वो XYZ को चाहता है कि वो फूड प्रोडक्ट बनाए या फिर मैन्युफैक्चर करे, प्रोसेस करे, डिस्ट्रीब्यूट करे या सेल करे फूड प्रोडक्ट्स को जो कि XYZ ने बनाए हैं इन अकॉर्डेंस विद द साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन सेटिंग रूल्स को सेटअप करने के लिए? तो अगर मैं कह रहा हूं कि 1 2 3 4 ये स्टेप्स फॉलो होने चाहिए जब भी आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या सेल करते हैं, तो ये 4 स्टेप्स कौन बनाएगा बेसिकली? तो आंसर है FSSAI। अगर अथॉरिटी अपने आप ही रेगुलेशंस नहीं बना सकती या प्लान नहीं बना सकती, ऑलराइट, तो ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि XYZ अच्छे से काम नहीं कर रहा है? यानी आपको कोई ना कोई कंपैरिजन के लिए पैटर्न चाहिए, ऑलराइट। अगर आप खुद ही स्टेप नहीं दे पा रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि स्टेप फॉलो नहीं हो रहे? तो इसीलिए इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करे फॉर फूड प्रोडक्शन और रेगुलेशन, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन या सेल जो है वो अच्छे से एंश्योर हो। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बार अथॉरिटी ने उन्हें साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स या फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर दिए, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी FSSAI की कि वो रेगुलेट करे या फिर एंश्योर करे, और ये ड्यूटी बन जाएगी XYZ की कि वो ऑपरेट करे, ऑलराइट। तो अब यहां पे 2 कंडीशंस हो गई। FSSAI क्या करेगा? रेगुलेट करेगा इन 4 बेस स्टैंडर्ड्स के ऊपर, एंड XYZ क्या करेगा? कंप्लायंस एंश्योर करेगा उन 4 बेस स्टैंडर्ड्स पे, ऑलराइट। तो ये होता है आपका एक सिनेरियो। ये हो गई आपकी साइंटिफिक गाइडलाइंस जो कि प्रोवाइडेड है FSSAI से, ऑलराइट। और जो FSSAI है अब वो क्या कर रहा है? रेगुलेट करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को और सेल को, ऑलराइट, एज पर द साइंटिफिक गाइडलाइंस, ओके। ये था फर्स्ट फंक्शन। अब हम बात करें सेकंड है हमारा कि ये सेट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एडिटिव्स, कंटामिनेंट्स, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन द फूड इंडस्ट्री। सो मान लीजिए कि अगर आप हैं ये, अब आपको चाहिए पराठा, ऑलराइट, जो कि है आपकी नॉर्थ इंडियन डिश बेसिकली, ताकि आप अच्छे समझ सके मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये है नॉर्थ इंडियन डिश। तो कई बार क्या होता है जब ये नॉर्थ इंडियन हाउस होल्ड्स में बनाया जाता है तो कई लोग जो हैं उनको टमाटो सॉस चाहिए होता है इसके साथ, ऑलराइट। अब जब भी आप टमाटो सॉस को खरीदते हैं मार्केट में, जो आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है, ऑलराइट। तो कई बार आपने देखा होगा कि यहां पे एक चीज लिखी होती है, नेचुरल सॉस, राइट। लेकिन जब भी आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखते हैं केचप के, आपको समझ में आएगा कि यहां पे कई सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि ऐड किए गए थे और फिर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो नेचुरल सॉस है। अब कौन सेट करता है स्टैंडर्ड्स को कि ये जो एडिटिव्स हैं ये इतने परसेंटेज में ऐड हो सकते हैं, ये कंटामिनेंट्स हैं इस परसेंटेज में ऐड हो सकते हैं, लेबलिंग या पैकेजिंग जो है या हाइजीन प्रैक्टिसेस है वो ऐसे हो जाएंगे? तो आंसर है कि FSSAI हैंडल करता है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो चीजें आप अपने आसपास देखते हैं वो भी FSSAI से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ओके। अब मान लीजिए कि अगर यहां पे XYZ है, जो एडिटिव्स हैं, कंटामिनेंट्स हैं, वो ऐड होने हैं सॉस में, तो क्या परसेंटेज रहेगी XYZ की जो कि ऐड होंगे? जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 10%, 20% और 5%, टोटल हो गया आपका 15, 15 और 30। टोटल 35% जो है केमिकल्स का वो ऐड होना चाहिए
सॉस में, तो ताकि ये बन जाए आपकी हेल्दी कंजप्शन के लिए, और ना कि हार्मफुल हो या फिर इसके साइड इफेक्ट्स ना हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस से या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचाने के लिए बेसिकली वो क्या करते हैं, वो 20% एक्स कर देंगे, और राइट 30% वाई कर देंगे, 10% जेड कर देंगे। तो अब ये हो गया आपका 60%। कितना परसेंटेज हेल्दी था? 35%। कितना परसेंटेज हो गया? 60%। क्या होगा कि इसके होंगे हार्मफुल इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स। अब सेकंड सिनेरियो है कि है एक्स वाई जेड, ऑलराइट। तो ये ऐड करते हैं 20% एक्स का, ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 35%। अगर ये क्लेम करें कि हम सिर्फ 35% ही ऐड कर रहे हैं एज पर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ऑलराइट, तो ये हार्मफुल ना हो या साइड इफेक्ट्स ना हो इसके, तो इन्होंने सिर्फ 35% क्लेम किया। लेकिन अगर हम इस 35% को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये होना चाहिए आपका इसके तौर पे, लेकिन ये हो रहा है कैसा? ऐसा। तो क्या ये हेल्दी है क्या, या फिर ये ऐसा है जैसे स्टैंडर्ड्स थे? तो आंसर है नहीं। तो बेसिकली FSSAI जो है उसका रोल होता है इस काइंड की प्रैक्टिस को कंट्रोल करना। ये स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं फूड एडिटिव्स के लिए और कंटेमिनेंट्स के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये साइंटिफिक प्रूवन है कि हम इतना परसेंट ऐड करेंगे और इतना परसेंट ऐड करेंगे और इतना ऐड करेंगे तो हमें इस तरह की सॉल्ट मिलेगी, ऑलराइट, और एडिटिव्स और कंटेमिनेंट्स इसी रेशियो में होने चाहिए, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन ये ही चीज जो है ये फॉलो होनी चाहिए हर एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सॉस को बना रहा है। तो ये कौन सेट करता है? FSSAI करता है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइजीन प्रैक्टिसेस की, तो मान लीजिए कि ये है आपका फ्लोर मिल, उदाहरण के तौर पे ये है फ्लोर मिल। अब जो फ्लोर है बेसिकली वो बनता है आपका व्हीट से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने अपने घर में अपनी मदर को देखा हो या किसी भी मेंबर को देखा हो जो कि खाना बनाता है आपके लिए, तो ये हमेशा केयर करते हैं आटे की कि आटा सही होना चाहिए, ऑलराइट, यानी आटा जो है वो हल्का होना चाहिए और साफ होना चाहिए, ओके। तो ये होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है XYZ जो कि है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में फ्लोर की, लेकिन क्या होता है कि वो रिफाइन नहीं कर रहे गेहूं को और क्लीन करते हैं फूड को, लेकिन सॉरी यहां पे आप मशीन कर लीजिएगा, बट उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं कंटिन्यूसली फॉर फास्टर द प्रोडक्शन, ऑलराइट। तो इस कंडीशन को समझने से पहले मैं आपको एक क्लियर कट एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक फैक्ट्री है ये 8 घंटे के लिए काम कर रही है, ऑलराइट, हर घंटे ये 20 kg का आटा बनाते हैं, ठीक है। तो पहले 4 घंटे में ये बनाएंगे बेसिकली 80 kg का फ्लोर, उसके बाद इनको 2 घंटे का रेस्ट चाहिए रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए और मशीन क्लीनिंग के लिए। और उसके बाद बाकी 2 घंटे के लिए ये
फिर से 40 केजीज का फ्लोर बनाएंगे। ऑलराइट, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 120 केजीज। लेकिन इन्होंने इसको अनएथिकल वे में शुरू कर दिया, यानी रिफाइनिंग और मशीन क्लीनिंग की जगह वो अब उसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने 160 केजीज का फ्लोर प्रोड्यूस कर दिया। तो जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ गया, लेकिन जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो गई। और सिर्फ क्वालिटी डिक्रीज नहीं हुई, बल्कि ये अब पोजेस करता है खतरा या फिर कहें हार्मफुल इफेक्ट फॉर द कंज्यूमर, क्योंकि ये रिफाइन नहीं है और ये अनक्लीन मशीन्स के द्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए जो पैकेजिंग है और हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं वो एंश्योर होनी चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर है, जो उसे कंज्यूम कर रहा है, वो उसे आराम से कंज्यूम कर सके। क्योंकि ये क्राइटेरिया फॉलो हुआ है, 4 आवर्स में 80 केजीज, 2 घंटे के लिए मशीन क्लीनिंग और बाकी 2 घंटे में प्रोडक्शन। ऑलराइट, तो ये एंश्योर करेगा हाइजीन प्रैक्टिस के नॉर्म्स को, जो कि फॉलो होने चाहिए थे फैक्ट्रीज में। ठीक है, और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन को बाकी चीजों के लिए। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कि FSSAI जो है, अगर उसको एम्पावर्ड कर दें हम रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए मैन्युफैक्चर को, स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को और इंपोर्ट को फूड प्रोडक्ट्स के, तो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली वो होता है आपका कन्वर्जन ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली वो होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारे पास था वीट और हमने उसे कन्वर्ट किया था फ्लोर में, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें हाइजीन प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना होगा, और इंश्योर कौन करता है इन्हें? FSSAI इंश्योर करता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस मैन्युफैक्चरर्स को। इसके बाद जो स्टोरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि जो XYZ है अगर उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी है वीट को स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो कि अगर उनका जो स्टोरेज है, अगर वहां पे चूहे हैं या फिर बाकी कीड़े मकोड़े हैं, तो क्या हो सकता है? बेसिकली वो इंजेक्ट हो सकते हैं या इंजेक्ट कर सकते हैं कई सारे बैक्टीरियाज को या फिर वायरल डिसीजेस को फूड प्रोडक्ट्स में, जो कि इस्तेमाल होने थे आपके मैन्युफैक्चरिंग में। और आप कह सकते हैं कि वीट की जगह वो अगर स्टोर करते हैं अपने फ्रिज प्रोडक्ट्स को, जैसे मान लीजिए आटे को ही, ऑलराइट, जो कि मार्केट में बिकने वाला है, लेकिन फिर से इंसेक्ट्स की वजह से या बाकी चीजों की वजह से जो फ्लोर है वो कंटेमिनेट हो गया है या फिर वो बैक्टीरियल हो गया है, तो अगर ये मार्केट में बिकता है और जो पर्सन इसको खरीद के कंज्यूम करेगा वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ऑलराइट, इसीलिए जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो टाइम टू टाइम क्लीन होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें अगर, जैसे कि हो गया आपका ट्रक्स हो गए या बाकी व्हीकल्स हो गए जो कि इस्तेमाल होंगे या जो इस्तेमाल करते हैं, मार्केट को सप्लाई करते हैं मार्केट में, वो साफ होने चाहिए, प्रॉपर्ली सैनिटाइज होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे है एक ट्रक, ठीक है, तो वीट को या फ्लोर को मार्केट में सप्लाई करने से पहले वो सप्लाई कर रहा था मीट को या बाकी मांस मच्छी को, तो मान लीजिए प्रोडक्ट्स को या फिर हाई पोटेंशियल डिसीज प्रोडक्ट्स को, उसके बाद ये जो ट्रक है ये अब सप्लाई कर रहा है
फ्लोर को या फिर वेट को। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वीट को सप्लाई करने से पहले या फ्लोर को सप्लाई करने से पहले वो सप्लाई कर रहा था मीट को या फिर बाकी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रोडक्ट्स को। यानी इसका मतलब हुआ कि पहले उसको क्लीन करना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए उस ड्रग को, उसके बाद ही बाकी चीज सप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर हम सॉस की बात करें तो ये थी हमारी सॉस बॉटल। ऑलराइट, जैसा कि आपको बोल चुका हूं कि बेसिकली ये मार्केट करते हैं प्रोडक्ट को एज अ नेचुरल प्रोडक्ट या फिर 100% नेचुरल प्रोडक्ट बोल के। लेकिन जब भी आप इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें XYZ एडिटिव्स ऐड होते हैं और कंटेमिनेंट ऐड होते हैं, जैसे 10%, 20% या 5% रेशियो में। टोटल 35% कंटेमिनेंट्स जो हैं वो ऐड होंगे इस सॉस में। तो क्या ये एथिकल है ये क्लेम करना कि क्या ये नेचुरल प्रोडक्ट है, कंज्यूमर को ये बोलना, जब आप बाकी केमिकल्स का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस तरह के जो केसेस हैं बेसिकली ये कौन जज करता है? इन्हें जस्टिफाई करता है FSSAI। ऑलराइट, फूड प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट है उनको भी कौन जज करता है? FSSAI ही जज करता है। तो अब अगर हम बात करें फंक्शंस की या फिर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो मैं एक चीज यहां पे भूल गया हूं, मैं आपको बता देता हूं उसे। ठीक है, बेसिकली अगर हम FSSAI से पहले की बात करें 2006 की, तो इससे पहले हमारे पास था कई सारे एक्ट जो इंडिया में थे उस टाइम पे। उसके बाद हमने उसे कंसोलिडेट कर दिया और फिर हमें मिलता है FSSAI 2006 का एक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि वो एक्ट क्या थे जो कि फंक्शंस में थे जिससे पहले कि आपका FSSAI है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली जो आपका पहला एक्ट था वो था आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ऑलराइट, इसके बाद फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955। थर्ड था आपका मीट प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। फोर्थ है आपका वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1947। फिफ्थ आपका एडिबल ऑयल पैकेजिंग एंड रेगुलेशन ऑर्डर 1988। थर्ड था आपका सिक्स था सॉरी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992। तो ये थे आपके सभी एक्ट जिन्हें कंसोलिडेट करके बनाया गया आपका एक एक्ट जो था आपका FSSAI एक्ट 2006। और फिर हमने एस्टेब्लिश किया FSSAI को 2011 में। तो इन सभी एक्ट्स को लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग एक्ट था जो कि कंसोलिडेट हुआ जिसके बाद आपका FSSAI बना। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको बाकी सारी चीजें समझ में आई हो, पावर्स और बाकी चीजें क्लियरली।
नेक्स्ट पावर फंक्शन है कि कंडक्ट करता है फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस को, ऑडिट्स को और सैम्पलिंग टू एंश्योर कंप्लायंस विद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जैसे मान लीजिए कि अगर ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का नेम है XYZ, और अगर ये बनाते हैं आटा वीट को इस्तेमाल करके, अब कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि जो फ्लोर है जो कि ये लोग बना रहे हैं, XYZ बना रहे हैं, वो प्योर है या फिर स्टैंडर्ड्स के तौर पे बनाया गया है? ऑलराइट, यानी जो FSSAI ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं उसके ऊपर बना हुआ है। कि आप देखेंगे वहां पे कि वहां पे FSSAI का टैग होगा। और ये कैसे आता है? जब FSSAI सेटिस्फाई होता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीजें हैं वो बिल्कुल अप टू द प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही की गई हैं जो कि FSSAI ने बनाया था। और FSSAI जो है ये एंश्योर करता है रेगुलर इंस्पेक्शन से, चेकअप से कि चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये आता है आपका फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस में, ऑडिट्स में और सैम्पलिंग में। और यदि अगर FSSAI को लगता है कि कोई चीज गलत है तो FSSAI जो है सैंपल ले सकता है, चेकआउट कर सकता है, ऑलराइट, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर लगता है कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है तो FSSAI स्टैंडर्ड लेगा, ऑलराइट। और साथ ही साथ FSSAI जो है प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग को और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को फूड बिजनेसेस के लिए, ताकि वो एनहांस कर सके अपनी अंडरस्टैंडिंग को और फूड सेफ्टी रेगुलेशंस को। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे है XYZ और वो काम कर रहा है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए या फिर फ्लोर के लिए, बेसिकली मान लीजिए, ओके। और वो अवेयर है 1 to 3 पॉइंट से जो कि स्टैंडर्ड सेट किए किसने? FSSAI ने। अब अगर ये बिजनेस एंटिटी है तो फोकस करेंगे बिजनेस पे, ओके। उनको मतलब नहीं है कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या फालतू चीजें बोली गई हैं FSSAI के द्वारा, जनरली उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता, ऑलराइट। उनको फोकस है अपनी सेल्स पे, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, अपने प्रॉफिट पे। इसी वजह से जो FSSAI है वो इन सिचुएशन को समझता है, ओके। तो इसलिए वो रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो एंश्योर की जा सके और बिल्ड करें उनके अंडरस्टैंडिंग को या उनकी नॉलेज को फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, ताकि अगर मान लीजिए कि अगर 4 और 5 जो है वो नए स्टैंडर्ड्स हैं जो कि FSSAI ने स्टैंडर्ड किए, ऑलराइट, तो जो XYZ है उसको पता हो कि 4, 5 भी क्या है और कैसे फॉलो करना है, ताकि जो बिजनेस है और जो अथॉरिटी है वो बेटरमेंट ऑफ द कंज्यूमर के लिए काम कर सके, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है एस्टैब्लिशमेंट को और पावर्स को एंड फंक्शंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे FSSAI के बाकी प्रोविजंस को, ऑलराइट, जो कि हमने इंडेक्स में देखे थे। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं और रेडी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।